थैंक यू। भाई देखो, जिस भी सेल को डिवाइड नहीं करना होता, जैसे हमें स्कूल जाना है और हम नहीं चाहते आज हमें नहीं जाना स्कूल, है ना, हमें मान लो हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है कहीं बाहर मैकडी बर्गर पे, और लेकिन घर वाले जो है स्कूल भेज रहे हैं, तो हम कोई ऐसा बहाना मारेंगे जिससे हमें स्कूल ना जाना पड़े, सुनो, है कि नहीं? ऐसे ही अगर सेल को डिवाइड नहीं करना, सेल को एक बहाना मारना होता है कि मैं G0 फेस में हूँ, क्योंकि G0 फेस में जो सेल होता है उससे कभी सेल डिवीजन की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन जो G0 फेस में नहीं है उसको डिवीजन करना ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हारे पास बहाना नहीं है तो तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा, चाहे भूकंप आए, चाहे आंधी, चाहे तूफान, कुछ भी, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हमारी बॉडी में 2 ही सेल हैं जो G0 फेस में रहती हैं, एक तो आपके दिल के सेल्स और एक आपके दिमाग के, दिमाग नहीं बोलूँगा, नर्व सेल बोलते हैं। ये मैंने दूसरी स्टेटमेंट चेंज क्यों करी? हम लोग मानते हैं कि न्यूरॉन्स हमारे सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, गलत। न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में होते हैं, ये हम बोल सकते हैं, राइट? हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है, बट मिलते पूरी बॉडी में है। भाई न्यूरॉन्स का काम मैं समझाता हूँ किस तरह से होता है। मान लीजिए 2 खंभे लगे हुए हैं, मान लीजिए एक खंभा ये लगा, दूसरा खंभा ये लगा है, तो एक खंभे से बिजली हमें दूसरे खंभे तक भेजनी होती है, इसके लिए हम एक वायर का इस्तेमाल करते हैं, ये सुनो। ऐसी मेरी बॉडी में एक जगह से सिग्नल को दूसरी जगह अगर लेके जाना है तो मुझे भी तो वायर चाहिए, हाँ कि ना? वायर चाहिए ना। उसी वायर का नाम हमारी बॉडी में क्या पड़ा है? नर्व्स और न्यूरॉन्स। कि भैया तू ही है जो बॉडी की हल पल की खबर देगा बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट तक, या सुनो। तो मैंने कहा कि G0 फेस की बात कर रहा था। G0 फेस माने क्वेश्चन फेस। हमारे जो ब्रेन का जो नर्व सेल है वो किस में होता है? क्वेश्चन फेस में होता है। क्वेश्चन फेज माने एक ऐसा फेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब सर बॉडी में आपने कहा 2 सेल प्रेजेंट है इन G0 फेज, एक हार्ट का सेल और एक नर्व का सेल। इसीलिए आपकी पूरी उम्र में ना हार्ट सेल डिवाइड करेगा नर्व सेल, बट हार्ट सेल में एक खास बताओ मजे की बात, हार्ट सेल टेम्पररी G0 फेज में होता है बस, माने ज़रूरत पड़ी तो G0 से बाहर आ सकता है और डिवीजन कर सकता है। लेकिन न्यूरॉन्स, नर्व सेल, ये परमानेंट G0 फेज में चले जाते हैं। दैट मीन्स कभी अगर आवश्यकता पड़ी भी तो भी बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए कहते हैं पैदा होने से पहले जितने आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं वही पूरी ज़िंदगी रहते हैं, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, उससे कम ही होंगे। तो सर ये जो ब्रेन ट्यूमर आप पढ़ाते हो, ब्रेन ट्यूमर, इसमें क्या है फिर? क्योंकि सर ट्यूमर तो माने कैंसर का पूरा ग्रुप हो गया, और कैंसर तो हम पढ़ते ही है, ये नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ जाना। और अगर न्यूरॉन्स, अगर हमारे ब्रेन में नर्व्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। भाई आपका ब्रेन में ना 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन्स और एक न्यूरॉन्स की देखभाल करने वाले। देखभाल करने वालों को बोलते हैं ग्लायल सेल्स। क्या बोलते हैं? ये ग्लायल सेल्स के नंबर जब एकदम से इंक्रीज कर जाते हैं तब हम होते हैं हाँ भाई इसको ट्यूमर हो चुका है, क्योंकि उनको तो परमिशन है ना, लेकिन न्यूरॉन्स को परमिशन तो कभी भी ब्रेन ट्यूमर के अंदर नर्व सेल से नंबर नहीं बढ़ते। मैंने कहा ना इनके नंबर डिसाइड हो जाते हैं। तो भाई न्यूरॉन्स की बात करें तो जो हम कहते हैं बॉडी 1 मीटर के आसपास की लेंथ होती है, डार्क ब्लू कलर का अपीयरेंस मिलेगा। अगर आप कभी देखोगे ना, ये डार्क ब्लू कलर का, इस शेड का मिलता है ये न्यूरॉन्स। अब भैया ऐसा है कि इतना बड़ा सा न्यूरॉन सर कैसे आएगा? तो भैया ये कॉइल फॉर्म में होता है, जिगजैग फॉर्म में होता है, स्ट्रेट कभी होगा ही नहीं। ओके अच्छा, अब न्यूरॉन्स की बात करें तो भाई न्यूरॉन्स में हम 3 पार्ट ड्रॉ करते हैं, सुनना। एक होता है साइटोन, एक होता है एक्सोन और एक होता है एक्सोन टर्मिनल। 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल। साइटोन माने सेल बॉडी, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? सेल बॉडी से हम कहते हैं। भाई जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ न्यूरॉन, यहाँ पे ये आ गया, इस तरह से। सो ये मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया जो मेरे से बन सका, ठीक है। अब सुनो इसमें क्या है। इसमें भाई जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये साइटोन वाला पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा? साइटोन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये साइटोन है, ये फर्स्ट पार्ट हम इसे बोलेंगे। जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोन वाला पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट है। और जो लास्ट वाला पार्ट, जो एक्सोन का एंड आता है,
इसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। 3 पार्ट हो गए। ओके, सेल बॉडी के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे प्रोजेक्शंस मिल रही हैं। दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। भाई डेंड्राइट्स का काम सर क्या होता है? वही काम जो एक मोबाइल एंटीने का होता है, वही काम जो एक टीवी एंटीने का होता है, वही है। मतलब सर सिग्नल को कैच करना। जब एक न्यूरॉन अपना सिग्नल लेता है तो वो किसी दूसरे को भी तो देगा ना न्यूरो सिग्नल। तो दूसरे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट सिग्नल रिसीव करता है? आंसर इज डेंड्राइट। तो डेंड्राइट यहाँ पर क्या करेगा? सिग्नल को एक्सेप्ट या रिसीव करने का काम करता है। तो यहाँ से सिग्नल लेता है कौन? ये डेंड्राइट। और जितने ज़्यादा डेंड्राइट होंगे उतने ही डिफरेंट न्यूरॉन से सिग्नल ले लेता है। अगर एक डेंड्राइट तो सिर्फ एक ही न्यूरॉन से, मल्टीपल डेंड्राइट तो मल्टीपल न्यूरॉन से सिग्नल ले सकता है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे इसके ये जो सेंटर में न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ आपको एक बहुत ही स्पेशल बॉडी देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं निसिल्स ग्रैन्यूल्स। निसिल्स ग्रैन्यूल मानते हैं कि राइबोसोम का टुकड़ा होता है, ये राइबोसोम का पार्ट होता है। सो अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा आगे चल के। तो इसका काम मानते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में आगे चल के रोल प्ले करेगा। ठीक है, नो डाउट। ये न्यूक्लियस हो गया, सराउंडिंग क्या हो गए? साइटोप्लाज्म हो गए। यस और नो? सराउंडिंग में क्या होगा? साइटोप्लाज्म, सेंटर में न्यूक्लियस एंड दीज आर द निसिल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और ये होगी प्रोजेक्शन। अब यहाँ से ना सारा का सारा जो है ना एक टेल निकलती है मान लीजिए। ठीक है, दैट इज एक्सोन। जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म था वही एक्सोन के अंदर भी है, लेकिन अब वहाँ पे नाम हो जाएगा चेंज। अब हो जाएगा एक्सोप्लाज्म। क्या है? ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि हर सेल के बाहर एक ECF नाम की चीज़ पाई जाती है। ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये हर दुनिया में हर सेल के बाहर मिलती है, सेल खाली थोड़ी रहेगा। ECF के अंदर मैंने बताया हुआ कौन सा सॉल्ट सबसे ज़्यादा मिलता है? सॉल्ट, नॉट आयरन, NaCl। मैंने कहा था कभी भूल जाओ, तरीका बताया था कैसे करना है। कि हम लोग समुद्र में इवॉल्व हुए, तो हम जो अगर समुद्र में अभी भी जाएंगे तो पानी हमारे बाहर रहेगा, NaCl भी कहाँ है? बाहर। दैट मीन्स सर सेल के बाहर NaCl ज़्यादा मिलता है। इसका उल्टा कर दो तो सर अंदर पोटेशियम ज़्यादा मिलता है। मुझे उस दिन हंसी आई जब मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा था, इनमें से कौन सा आयन सेल के अंदर ज़्यादा मिलता है? सोडियम, पोटेशियम, ऐसे पता नहीं 2 और लिख दिए। मैंने कहा बताओ। हाँ, अंदर पोटेशियम। लिटरली ये नीट का क्वेश्चन था। ये नीट के 90 क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन होते हैं। 90 के 90। 2-4 क्वेश्चन जैसे जिसने कल कहा था ना कि सर वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, 2-4 ऐसे आती हैं, हटा दे उसको। कोई 4 आते हैं, 5 आते हैं। 85 अभी अपने हाथ में पूरे हैं। 85 भी हो गए ना, सिलेक्शन प्यार से होता है, हंसते हंसते। जो चीज़ तुम्हें टेंशन दे रही हो ना, ध्यान से देखना कि वो पूरा पेपर उस पैटर्न में नहीं आता। सबसे अच्छी खबर ये है। तो इसीलिए बेस्ट है कि जिन पे आप नंबर ला सकते हो उन पे तो भैया ले ही आना। ठीक है। अच्छा, इस एक्सोन के ऊपर एक तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं नॉन एज श्वान सेल्स। तो यहाँ पर एक तरह के सेल्स पाए जाए जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वान सेल्स। श्वान आपको पता साइंटिस्ट का नाम है ना? तो दिस इज द श्वान सेल्स। अब भाई देखो ऐसा है, CNS और PNS में अलग ही लोचे चल रहे हैं। बुक खुद पागल रहता है। यहां मिलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। सर नर्व्स क्या होती हैं? न्यूरॉन को बोलते हैं? नहीं, नर्व सेल होता है। वो तो मल्टीपल न्यूरॉन से मिलकर जो बने वो नर्व फाइबर होता है। एक नर्व फाइबर में हजारों लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स का बंडल बनता है। ठीक है। अच्छा, PNS में मिलता है नॉन माइलिनेटेड। सर ये क्या वर्ड बता रहे हो? ये कौन सा वर्ड है? भाई देखो ऐसा है, एक वर्ड आ रहा है माइलिन। क्या आ रहा है? माइलिन। माइलिन एक लिपिड की परत होती है और सबसे अच्छा इंसुलेशन लिपिड ही करता है। अगर आपको पता हो बायोलॉजी में सबसे अच्छा करता है इंसुलेशन। सर किस बात का इंसुलेशन तो बताओ। अरे भाई देखो ये रहा ब्रेन। कभी इमेजिन तुमने करा, पता नहीं कराने का बता दो मैं। जैसे ये मान लो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, आपको पता है ना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जस्ट हिसाब है। जैसे हमारे सर के बाल पीछे का चोटियां बनती है ना, एग्जैक्टली सेम ब्रेन का है। इसलिए जो ब्रेन की कॉम्पोजिशन वही किसकी है? स्पाइनल कॉर्ड की, क्योंकि उसी का जो पार्ट निकला हुआ है ना स्पाइनल कॉर्ड, तभी तो दोनों सीरियस में काउंट होते हैं।
यही तो लॉजिक है। अच्छा जी सर, तो हमें सर ऐसा लगता है जैसे मान लो हाथ है, ठीक है, आइए एक बार मैडम इधर आइए, नहीं हाथ खराब नहीं करेंगे सर, हाथ खराब नहीं होगा, हाथ आगे, पेन फील हुआ, पेन फील हुआ ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे इसको टच किया, मैंने इसके ब्रेन को टच तो नहीं किया, जहाँ से मैं टच कर रहा हूँ, जहाँ से मैं इसको सिग्नल दे रहा हूँ, अच्छा बायोलॉजी में सिग्नल ही बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ से इसको टच किया, मैंने इसको प्रेस किया, तब इसकी बॉडी में एक इम्पल्स जनरेट हुआ, वो इम्पल्स ट्रांसफर होकर कहाँ गया, ब्रेन तक गया। भाई मैंने जितनी स्ट्रेंथ से यहाँ प्रेस किया था ना, उतनी स्ट्रेंथ तक ब्रेन ने उतनी स्ट्रेंथ फील करी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। या तुम भी जानते हो जब कोई चीज़, जब कोई सिग्नल ट्रैवल करता है तो बीच में उस सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होने के चांस बढ़ जाते हैं ना, डिस्टेंस की वजह से, पढ़ा है ना आप लोगों ने। लेकिन यार मजे की बात ये ना, अगर मैंने यहाँ पे टच करा तो ब्रेन तक उतनी स्ट्रेंथ के बीच में लॉस कहीं कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? पहली चीज़, पीएनएस के पास तो बिना माइलिन का न्यूरॉन है, तो यहाँ पे चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन पीएनएस जैसे सिग्नल देता सीएनएस को, तब सीएनएस का ये मुद्दा होता है कि भाई देख, तूने मुझे ये बोला ना, भाई सीएनएस क्या बोलता है, तो मुझे जितना सिग्नल देगा ना उतना मैं ब्रेन तक पहुंचा दूंगा, उसमें 1% भी कमी आने नहीं दूंगा। तो पीएनएस क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लाके सिग्नल देता है सीएनएस को, फिर सीएनएस उस सिग्नल का 1% भी बिना लॉस हुए ब्रेन तक लेके जाता है कि जी देखो वो इतना पेन आपसे कह रहा है 100 का, तो फिर ये काम कर, ये तो रिएक्शन दे। तो इसका मतलब हम क्या चाहते हैं भाई, अगर मान लो ये न्यूरॉन है, ये तो पीएनएस का न्यूरॉन है, चलो यहाँ पे चांसेस है, यहाँ पे इंसुलेशन इतनी होती नहीं है, यानी सिग्नल मान लो गया, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया। अब भाई स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ऐसा ना हो ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते वीक हो जाए। मान लो किसी को हाथ काटा है, उसको पेन बहुत हल्का, अरे कुछ खास फील तो हुआ नहीं, छोड़ रहने दे, मत कर कुछ मत कर, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमें रास्ते में सिग्नल लीक ना हो, न्यूरॉन से सिग्नल बाहर निकल ना जाए, हमने क्या लगा दी, माइलिन के शीथ, तो निकल के दिखा दे। तो जो माइलिन वाले न्यूरॉन्स होते हैं उनके बाहर इस क्या लगती है, एक माइलिन की ऐसे शीथ लगती है, राइट, ऐसे बीच में गैप होता है। जहाँ पे माइलिन की शीथ एब्सेंट होती है, वर्ड ध्यान से सुनना, जहाँ श्वान सेल्स नहीं कह रहा मैं, जहाँ माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। इसका मतलब सर ये चीज तो इसमें होगी नहीं, होगी नहीं ना सर, अभी तो आप कह रहे हो दो माइलिन शीथ के बीच का पॉइंट, अरे जिसपे माइलिन शीथ ही नहीं है उसमें क्या है बात का नोड ऑफ रेनवियर सर। अच्छा ये कौन सिक्रेट करता है, कौन है ये माइलिन जो सिक्रेट करता है, भैया माइलिन सिक्रेट करता है श्वान सेल्स। कौन करते हैं? तो सर बात तो ऐसी है कि सीएनएस और पीएनएस दोनों में ही होते हैं श्वान सेल्स, उसमें क्यों, अरे भाई उसके वाले के पास लिपिड ज्यादा प्रेजेंट होता है, ये लिपिड रिच वाले श्वान सेल्स हैं सीएनएस के पास, इसलिए वो लिपिड सिक्रीट करते रहते हैं। अब कुछ बुक्स की बहुत बड़ी खामी है, कुछ बुक्स में लिखता बताता हूँ क्या लिखेगा, पीएनएस ऑल्सो हैव माइलिन वाला न्यूरॉन, 2 लाइनें बात पढ़ोगे, पीएनएस हैव बिना माइलिन वाला न्यूरॉन, माने अपनी स्टेटमेंट का कंट्राडिक्शन पैदा करता है। बहुत सारी बुक्स ऐसी है। इस चैप्टर मैंने कहा ना, इस चैप्टर में मैं क्यों मुझे प्यार पसंद रहा है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। तुम इसकी रीडिंग करने बैठ जाना एक दिन, तुम्हें जितना आता है वो तो गवाओगे, अब तक जितना पढ़ा सब गवा के बैठ जाओगे, क्योंकि हर टॉपिक में अपना देता कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं मेजॉरिटी केसेस की, जो हम बात करते हैं कि सीएनएस में माइलिन वाला विद लॉजिक क्यों है वो भी सुन लो, ठीक है। पीनस में विदाउट माइलिन इसमें नहीं है, तो लेकिन सेल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स, इसलिए नोड ऑफ रेनवियर आपके पीनस में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, सीएनएस में मिलता है, नॉट जान ले। अच्छा भाई उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा एक्सोन टर्मिनल जिसमें ये है, इसको बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक नोब कह लो या एक्सोन नोब कह लो, आप जो भी कह लो। तो ये था आपका न्यूरॉन का डायग्राम और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बताओ मजे की बात, जहाँ पर सेल बॉडी ज़्यादा इकट्ठी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मिलती है, दैट एरिया विल अपीयर इन ग्रेइश इन कलर। तो जहाँ पर सेल बॉडी ज़्यादा प्रेजेंट होती है ना, वो एरिया ग्रेइश कलर में आता है, और जहाँ पे एक्सोन ज़्यादा मिलेगा वहाँ वाइट कलर में आता है।
तो इनके क्या होता है कि जब सेल बॉडी कलेक्ट होती है तो इनके अंदर जो डेंसिटी है वो ग्रे कलर इनको दिया करती है। तो ब्रेन में पढ़ाऊंगा, एक ग्रे पार्ट भी होता है और एक होता है वाइट पार्ट भी। ओके वाले टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, जिसमें से ये हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इस बेस पे देख रहे हैं कि प्रोजेक्शंस कितने हैं। प्रोजेक्शंस के बेस पे हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं, जिसमें कि हमें 3 टाइप पढ़ना जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे कि एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन, एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन और तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब भाई यूनिपोलर न्यूरॉन ऑब्वियसली बात है, यूनिपोलर के अंदर बात करते हैं। सिंगल पोलर सोचते हो, पोलर मीन्स एक डायरेक्शन को हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पर एक प्रोजेक्शन को लेके चलेंगे। मान लीजिए कि ये हो गया एक सेल बॉडी और सेल बॉडी में क्या है, एक एक्सोन है। क्या है? एक एक्सोन। अगर किसी सेल बॉडी के पास सिर्फ एक एक्सोन पाया जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा पता है एक्सोन एक्चुअली में क्या है? एक्सोन कुछ नहीं, एक डेंड्राइट ही जो बड़ा हो गया, बस लंबा हो गया। हाँ, एक डेंड्राइट ही जब एक्सटेंड हो जाए ना, दैट इज क्या? एक्सोन। माने डेंड्राइट्स, एक्सोन, ये सब सेल बॉडी की प्रोजेक्शंस हैं जो बाहर निकल गई। अगर सेल बॉडी के बाहर एक प्रोजेक्शन है तो यूनिपोलर न्यूरॉन। लेकिन अगर मान लीजिए सेल बॉडी के बाहर कितने प्रोजेक्शन? 2 प्रोजेक्शन है, जिसमें से एक होगा डेंड्राइट और एक होगा एक्सोन। ठीक है, क्योंकि एक्सोन तो 2 हो नहीं सकते और सिर्फ डेंड्राइट होगा तो भी सारा काम चलेगा नहीं। 2 प्रोजेक्शन है, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन, तो ये हो गया बाइपोलर न्यूरॉन। और मल्टीपोलर की बात करें तो भाई यहाँ पर हैविंग मल्टीपल प्रोजेक्शंस, यानी कि ये जैसे मान लीजिए बहुत सारे मतलब डेंड्राइट्स जो हम पढ़ते हैं मल्टीपल। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला केस देखिए, सेल बॉडी है, सेल बॉडी पे डेंड्राइट्स कितने सारे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं प्रोजेक्शन। यानी सेल बॉडी के पास प्रोजेक्शन बहुत सारी हैं। जब बहुत सारी प्रोजेक्शंस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन। देखो ये वाला केस जब हम अपनी एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं, हमारे पास ये वाला न्यूरॉन बहुत ज़्यादा मिलता है। माने ये हमारे पास मिलता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, माने जब न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होते तो हमारे पास ये वाला होता है। आगे चल के इसी में से बनते हैं हमारे बाइपोलर भी, इसमें से बनते हैं क्या? मल्टीपोलर बनते हैं। अगर मान लो आगे चल के इसमें सिर्फ एक प्रोजेक्शन डेवलप कर ली, दैट इज बाइपोलर। बहुत सारी बनानी प्रोजेक्शन तो वो मल्टीपोलर। क्या डिसऑर्डर भी आ सकता है? चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। बट क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर होने वाला जो डिवीजन और जो डिफ्रेंशिएशन है वो हाईली प्रिसाइज होता है, बहुत ही रेयर चांस यहाँ पे म्यूटेशन आ जाए। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है ना कि चांसेस ऑफ म्यूटेशन कहाँ ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही रेयर होते हैं। सो एग्जांपल ये हो गए। बाइपोलर में बात करते हैं रेटिना की। ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाए कि रेटिना में बाइपोलर ही क्यों है, रेटिना में मल्टी वाला क्यों नहीं है। भाई लॉजिक है ना, अगर बाई है तो कुछ तो लॉजिक होगा, तब बताऊंगा क्यों वहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन आते हैं। और ये आपके मिलते हैं मान ले मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, और फिर बॉडी आपकी बॉडी में क्या है? मल्टीपोलर। तो आपके पास ये 3 तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। दोबारा सुनेंगे, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर में आएगा, एग्जाम में आएगा, बताइए जी इनमें से कौन सी चीज़ पूछेगा, सेल बॉडी की इनमें से कौन सी प्रोजेक्शन नहीं है? एक्सोन, डेंड्राइट, एक ग्लाइल सेल्स मान लिख दिया और 4 लिख दिया, थर्ड ऑप्शन लिख दिया, मतलब या कुछ नन ऑफ द या ऑल सारे ऐसे मान लो, तो आंसर जाएगा ग्लाइल सेल्स। क्योंकि आप जानते हो कि सेल बॉडी न्यूरॉन पता बना कैसे एक्चुअली में? न्यूरॉन छोटा सा सेल, जैसे नॉर्मल सेल था ना, नॉर्मल सेल ऐसे एक नॉर्मल सेल था जिसने सिग्नल को रिसीव करना और अगर पास करना सीखा। पर रिसीव करना है तो एंटीना होना चाहिए, आगे पास करना है तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ से रिसीव करा। समय के साथ क्या हुआ, इसको सिग्नल और से लेना। अब कभी कभी ऐसा हुआ कि सिग्नल मान लीजिए यहाँ वाले ने दे पाया, साइड वाले ने दे दिया, तो इसने वहाँ के हिसाब से क्या कर लिया? डेवलप कर लिया डेंड्राइट्स। ऐसे करते करते डेंड्राइट्स बनते चले गए और एक्सोन भी यहाँ पर बन के रेडी हो गए। ये बना ही ऐसे न्यूरॉन, नॉर्मल सेल, पर नॉर्मल सेल ही था, ये कुछ अलग नहीं था। ठीक है, तो इतना लिखो। ग्लाइल सेल भी तो इसके ऊपर बनते हैं, अपने आप ही बन जाते हैं। हाँ बताऊंगा ग्लाइल सेल बनाऊंगा साथ में। ग्लाइल सेल तो न्यूरॉन्स के जो मदर सेल है वो एक ही है, बनते दोनों एक ही सेल्स हैं।